हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इशू ऑफ डिबेंचर के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो ऋण पत्रों के प्रकार हैं कि टाइप ऑफ डिबेंचर, कितने टाइप्स के डिबेंचर होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रक्षित अथवा बंधक ऋण पत्र यानी कि सिक्योर डिबेंचर। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि सिक्योर है ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनके भुगतान के लिए या तो कंपनी की कुछ विशेष संपत्तियां बंधक होती है, जिससे जिसे स्थायी प्रभार फिक्स चार्ज कहते हैं, या सभी संपत्तियां बंधक रूप में होती है जिसे चल प्रभार कहते हैं, फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। तो देखो, जैसा कि रक्षित बंधक ऋण पत्र या बंधक ऋण पत्र इनको बोला जा रहा है, तो इनके अंदर क्या है कि आपको आपका जो आपने जो लोन दिया है कंपनी को, जो कंपनी ने आपसे लोन लिया है डिबेंचर से, तो वो रिटर्न के लिए आपको क्या है कि जो कंपनी की एसेट्स होती है और या मतलब कि जितनी भी संपत्ति है सारी, वो सारी की सारी उसके अंदर क्या होती है, बंधक होगी। यानी कि उन पे फिक्स चार्ज होगा। बाई चांस अगर कंपनी को लॉस हो जाता है, कंपनी डूब जाती है, तो आपके जो डिबेंचर है, आपने जो डिबेंचर आपसे जो लोन लिया हुआ है, आपने जो डिबेंचर खरीदे हुए हैं, उनकी पेमेंट होगी। ठीक है। ये इसके अंदर अगर कुछ विशेष संपत्तियाँ होती है तो वहाँ फिक्स चार्ज होता है, और अगर वहाँ पर सारी संपत्तियाँ होती है तो वहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी ध्यान रखा करो, छोटी चीज़ें। इसके साथ ही क्या है कि यदि इनका कंपनी की संपत्तियों पर स्थायी प्रभार है तो कंपनी इन संपत्तियों को क्रय विक्रय नहीं कर सकती है। चल प्रभार है तो कंपनी इन संपत्तियों को क्रय विक्रय कर सकती है। यानी कि अगर फिक्स चार्ज है, यानी कि कुछ मेन संपत्तियां हैं, उन्हीं के ऊपर अगर चार्ज है तो तो कंपनी क्या है कि उनकी सेल नहीं कर सकती है। लेकिन अगर सारी संपत्तियां पर, या मतलब कि कुछ विशेष संपत्ति ना होकर टोटल संपत्ति के ऊपर कुछ वो किया गया है, तो उन पर फ्लोटिंग चार्ज होता है, और क्या है, उनको कंपनियां क्रय विक्रय कर सकती है। यदि देय तिथि पर कंपनी ऋण पत्रों का भुगतान नहीं कर पाती है तो ऋणधारी बंधक रखी गई संपत्तियों को बेचकर अपना धन प्राप्त कर सकते हैं। जमानत की दृष्टि से ऋण पत्र अथवा द्वितीय भी हो सकते हैं। प्रथम ऋण पत्रों को बंधक रखी गई संपत्तियों से अपना रुपया वसूल करने का प्रथम अधिकार होगा। द्वितीय ऋण पत्रों को बंधक रखी गई संपत्तियों की शेष बची हुई राशि से वसूल करने का अधिकार होगा। भारत में निर्मित सभी ऋण पत्रों पर रक्षित होना अनिवार्य है। तो कहने का अर्थ है इसके अंदर है कि जो फर्स्ट टाइप के डिबेंचर होते हैं, सेकंड टाइप के डिबेंचर होते हैं, जमानत की दृष्टि से ऋण पत्र प्रथम और द्वितीय भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो प्रथम है, तो सबसे पहले उनको संपत्ति बेच के उनको वसूल करना पड़ेगा। जो फिर बाद में जो दूसरे टाइप के हैं, तो उनको बाद में वो जो बची हुई संपत्ति है उनको बेच के वो अपना रुपया वसूल कर सकते हैं। और जो इंडियन कंपनीज है, इंडियन कंपनी के अंदर ये सारी तो इंडियन कंपनी के अंदर जो कंपनी डिबेंचर इशू करती है, तो उसमें सभी ऋण पत्रों का रक्षित होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि बंधक होना, सिक्योर होना अनिवार्य है। इसके बाद है आरक्षित ऋण पत्र, अनसिक्योर। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ये अनसिक्योर है। ये वे ऋण पत्र होते हैं जिन पर ऋण की राशि अथवा ब्याज के भुगतान के लिए कंपनी संपत्तियां बंधक नहीं होती है। कंपनी के समापन पर ये ऋण पत्रधारी असुरक्षित लेनदारी माने जाते हैं। इन ऋण पत्रों का प्रचलन अब नहीं के बराबर है। यहाँ तक कि किसी ऋण पत्र पर कुछ स्पष्ट नहीं है तो वह रक्षित ही माना जाएगा। कहने का अर्थ है कि अगर बताया नहीं गया है कि किस तरह की इनके ऊपर कुछ चीज़ रक्षित है या नहीं है, अगर कुछ नहीं बताया गया है तो रक्षित ही माना जाएगा। और इसके अंदर ये प्रचलन में नहीं है ये ऋण पत्र पहले ये प्रचलन में थे। अब तो जो रक्षित डिबेंचर है वो ही प्रचलन में है। ठीक है। इसके बाद है रजिस्टर्ड ऋण पत्र, यानी कि रजिस्टर्ड, यानी कि इन ऋण पत्रों के धारकों का नाम कंपनी के एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, जिसे ऋण पत्रधारी रजिस्टर कहा जाता है। यह ऋण पत्र स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर नहीं होते हैं। इनके ट्रांसफर के लिए उचित रूप से भरा गया ट्रांसफर प्रलेख आवश्यक है। इन ऋण पत्रों पर ब्याज व मूलधन का भुगतान उन्हीं व्यक्तियों को किया जाता है जिनका नाम रजिस्टर में दर्ज है। कहने का अर्थ है कि कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है, उसके अंदर जो भी ऋण पत्रधारी है उनका नाम लिखा जाता है, और ये इनको ट्रांसफर, मतलब कि वो क्या है कि वो डिबेंचर को किसी और दूसरे के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जो डिबेंचर के पैसे हैं ये उसी बंदे को मिलेंगे जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज होगा। इसके बाद है वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र, इन ऋण पत्रों के धारकों का नाम व कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होता है। ऋण पत्रों का ट्रांसफर केवल मात्र सुपुर्दगी के से ही हो जाता है। इन ऋण पत्रों के मूलधन तथा ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जिसके पास ये ऋण पत्र होते हैं। वाहक ऋण पत्रों के साथ कूपन संलग्न होते हैं जिनको बैंक में प्रस्तुत करके बैंक से ब्याज की राशि प्राप्त की जा सकती है। ये उसका अलग हो गया कि इसके अंदर आपके पास जो प्रपत्र है, जो आपके पास प्रपत्र यानी कि जो सर्टिफिकेट है उसको दिखाओगे तो ही आपको पैसे मिलेंगे। और ये किसी को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान या राशि का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाएगा जिसके साथ वो सर्टिफिकेट कूपन होंगे। ठीक है। इसके बाद है सौदे ऋण पत्र, यानी रिडीमेबल
डिबेंचर। इन ऋण पत्रों के मूलधन का भुगतान कंपनी एक निश्चित समय के बाद इकट्ठा या किस्तों में जीवन काल में कर देती है। अधिकांश ऋण पत्र प्राय इसी प्रकार के होते हैं, इनके बिल्कुल शुद्ध है, मतलब कि या तो कंपनी एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर ये इकट्ठा कर देगी या फिर किस्तों के अनुसार इसको पूरे जीवन काल के अंदर इसका ट्रांसफ़र वो रिडीम करके पैसे शोधन कर देगी। अशुद्ध ऋण पत्र, इसके मूलधन का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता बल्कि कंपनी के समापन पे होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अगर शुद्ध है कहेगा तो वो कंपनी के लाइफ टाइम पीरियड के अंदर अंदर होगा, और अशुद्ध है कहेगा तो कंपनी जब खत्म होगी, समापन होगा, उस टाइम पे कहेगा। ठीक है। इसके बाद है परिवर्तनशील ऋण पत्र। परिवर्तनशील ऋण पत्र वह ऋण पत्र है जो एक निश्चित समय के पश्चात ऋण पत्रधारियों अथवा कंपनी की इच्छा पर एक निश्चित दर पर समता अंशों व अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तनीय है। यानी कि क्या है कि ये मतलब कि सर्टेन टाइम के बाद, यानी कि एक निश्चित टाइम के बाद जो ऋण पत्र है उनको या तो हम इक्विटी शेयर के अंदर या अन्य कोई प्रतिभूतियां या एसेट्स है उनके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। यदि ऋण पत्र की राशि के कुछ भाग को ही अंशों में परिवर्तन करने का अधिकार है तो ऐसे ऋण पत्रों को अंशीय परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। यानी कि अगर कुछ ऋण पत्र के कुछ भाग को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो क्या होगा हमारा, मतलब कि कुछ मतलब कि अंशीयतः परिवर्तनशील, यानी कि पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है। यानी कि कुछ कुछ को कर रहे हैं। यदि ऋण पत्र की पूरी राशि को परिवर्तन करने का अधिकार है तो ऐसी ऋण पत्रों को पूर्णतः परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं, यानी कि फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। ठीक है। वो पार्शली हो गया, ये फुल्ली हो गया। तो सेबी क्या कहता है, सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार यदि परिवर्तन आवंटन की तिथि 18 माह या उसके पश्चात या परंतु 36 माह से पूर्व किया जाना है तो ऐसा आंशिक वता संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा पर किया जाएगा। तो यानी कि वो कह रहा है कि सेबी के अकॉर्डिंग, सेबी आपको पता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। ये हमारी कंपनियों पे पूरा फोकस रखती है, पूरा हमारे अंशधारी डिबेंचर सब के अधिकारियों की रक्षा करती है ये। तो इसके अंदर वो कह रही है कि अगर आवंटन की तिथि से, परिवर्तन की आवंटन की तिथि से या तो 18 महीने के बाद या फिर 36 महीने से पूर्व ये किया जाना बहुत आवश्यक है, या उसकी मतलब कि डिबेंचर वाले की इच्छा के अनुसार किया जाना आवश्यक है। तो परिवर्तनशील ऋण पत्र आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि ये विनियोजकों को तरलता, सुरक्षा, पूंजी वृद्धि और एक निश्चित दर की आय का प्रदान करते हैं। यानी कि आजकल ये जो ये ट्रांसफरेबल डिबेंचर है ये बहुत प्रचलन में है, और इसी के द्वारा इसके अंदर क्या होता है कि लिक्विडिटी बनी रहती है, सुरक्षा रहती है, और पूंजी में वृद्धि वगैरह ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक है। तो ये इनके क्या है, इनके अंतर है, ये आप पढ़ लेना अच्छे से बिल्कुल। अब आती है बात अंशों और इश्यू ऑफ डिबेंचर कि निर्गमन कैसे होता है। देखो सबसे पहले ऋण पत्र के निर्गमन की विधि अंशों के निर्गमन की भांति ही होता है। इसके लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है जिसमें शर्तें दी होती है, फार्म दिए गए होते हैं, फिर आवेदकों से आवेदन पत्रों को आवेदन की राशि के साथ कंपनी में जमा कराया जाता है। अंशों की ही भांति ऋण पत्र की भी पूरी राशि या तो आवेदन के साथ मांग ली जाती है या किस्तों में मांगी जाती है। यदि सारी किस्तों में मांगी जाती है तो कुछ राशि आवेदन पर, कुछ आवंटन पर, कुछ शेष राशि या एक साथ याचिकाओं पर मांग ली जाती है। यानी कि जैसे इश्यू ऑफ शेयर के अंदर था पूरा वही सिस्टम है इसके अंदर भी। ठीक है। और अंशों की भांति ऋण पत्र भी एट पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे होता है। एट पार पे आपको पता है जितने मूल्य का था उतने मूल्य में, एट प्रीमियम पे जितने मूल्य का है उससे ज़्यादा पे, और एट प्रीमियम वो डिस्काउंट पे जितना मूल्य उससे कम पे। ठीक है। और उसके बाद क्या है, इन्हें कहीं भी शर्तों पर निर्गमन किया जा सकता है। छूट की राशि भी संचालकों द्वारा निर्धारित की जाती है। ऋण पत्रों के निर्गमन की लेखांकन की प्रक्रिया भी वही है जो अंशों के संबंधित में होती है। अंतर केवल ये है कि हम उसके अंदर शेयर कैपिटल यूज करते थे और इसके अंदर डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है। तो खोला जाता है, एक खाता खोला जाएगा, ऋण पत्र के साथ ब्याज की दर भी लिखी होती है, जैसे ब्याज दर 12% और डिबेंचर, तो यहाँ पे डिबेंचर के आगे 12% ऋण पत्र लिखा होगा। ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए निम्नलिखित जर्नल एंट्रियाँ की जाती है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारी आवेदन राशि, तो देखो सबसे पहले बैंक का कमिट, ठीक है, टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। ठीक है। अब ये मनी रिसीव होगी तो अब ये ड्यू होगी, तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो गई सीधी। ठीक है। यदि कोई आवेदक ऋण पत्र आवंटन नहीं किए तो उनका धन लौटाने के लिए, अगर मान लो भाई किसी ने अलॉटमेंट नहीं हुई है और कोई एप्लीकेशन ज़्यादा वो आ गई है तो वो उनको वापस लौटा देगा। तो कैसे, 12% अकाउंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। आप देखेंगे जिन आवेदकों को आंशिक आवंटन किया गया है उनकी आधिक्य राशि को आवंटन खाते में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पाएगा 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% अलॉटमेंट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये ध्येय होगा तो अलॉटमेंट की एंट्री ऊपर आ जाएगी, नीचे क्या हो जाएगा, वही डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। उसके बाद फिर आवंटन होंगे तो बैंक में जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर इसी तरीके से ये हमारा चलता रहेगा। और अगर हमारी कोई फर्स्ट कॉल है तो 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। प्रथम याचना बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।